हेलो एवरीवन। दीप क्लासेज की ऑनलाइन पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, हमारी जो इंडिया ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है उसमें हमने पिछली क्लासों में भारत के अपवातंत्र, भारत की स्थिति, भौगोलिक स्थिति, विस्तार एवं भारत के पड़ोसी राज्यों, भारत के पड़ोसी देशों के बारे में, उनसे लगने वाली सीमा क्षेत्रों के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। आज से NCERT की क्लास 9th और 10th की SST के बारे में, उससे संबंधित टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें कोविड-19 के चलते इस सेशन में जो सिलेबस में कटौती की गई है, सबसे पहले हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद में फिर हम टॉपिक की शुरुआत करेंगे। आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ाने जाएंगे वो टॉपिक शुरुआत करेंगे। सबसे पहले सिलेबस देखते हैं 9th क्लास का, कि 9th क्लास में कोविड-19 के अंतर्गत जो समय पर स्कूलें क्लासें नहीं चल पाने के कारण जो सिलेबस में 30% कटौती की गई है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा करेंगे। देखिए मित्रों, जो 9th क्लास की SST की जो 3 बुक्स हैं अलग अलग, उनमें कौन कौन सी बुक्स में से कौन सा चैप्टर हटाया गया है, जिनके बारे में देखते हैं, और कौन कौन से चैप्टर हमें पढ़ने हैं। सबसे पहले ज्योग्राफी का जो पार्ट है, ज्योग्राफी के पार्ट में से अपवाह है। अपवाह है चैप्टर 3, इसको डिलीट किया गया है। ठीक है। इसी के साथ साथ चैप्टर 6 जनसंख्या, चैप्टर 6, इन दोनों चैप्टर को क्या किया गया है, सिलेबस से हटाया गया है ज्योग्राफी वाले पार्ट में, ड्रेनेज और पॉपुलेशन वाले पार्ट को। ठीक है। इसके बाद में जो दूसरी बुक है हिस्ट्री वाले पार्ट की, हिस्ट्री वाले पार्ट में से मित्रों हिस्ट्री वाले पार्ट में हटाया है बेटा खंड 2 जीविका अर्थव्यवस्था, जीविका अर्थव्यवस्था एवं समाज। ठीक है। ये पूरा खंड हटाया गया है। इसमें 5वां चैप्टर और 4था चैप्टर। ठीक है। चैप्टर 4 और 5, जो कि 4था चैप्टर है वन्य समाज एवं उपनिवेशवाद, और 5वां चैप्टर है आधुनिक विश्व के चरवाहे। ये दोनों चैप्टर इसमें से हटाए गए हैं। फिर है पॉलिटिकल साइंस या सिविक्स का जो पार्ट है। ठीक है। सिविक्स के पार्ट में से हटाया गया है लोकतांत्रिक राजनीति में से संविधान निर्माण। इसमें चैप्टर 2 संविधान निर्माण, ठीक है। संविधान निर्माण में दक्षिण अफ्रीका का संविधान हटाया गया है। ठीक है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान निर्माण के बारे में वो टॉपिक हटाया गया है। ठीक है। इसके अलावा चैप्टर 5 हटाया गया है। चैप्टर 5 में लोकतांत्रिक अधिकार, ठीक, लोकतांत्रिक अधिकार, ये टॉपिक हटाए गए हैं। ठीक है। तो कोविड-19 के चलते सिलेबस में जो कटौती की गई है इस सेशन में, उनमें से 9th क्लास की जो SST है उसमें से ज्योग्राफी के पार्ट में अपवाह है और जनसंख्या, हिस्ट्री वाले पार्ट में से जो जीविका अर्थव्यवस्था एवं समाज है
उसमें से 2 चैप्टर, चैप्टर 4 और 5 दोनों हटाए गए हैं, ठीक है। और सिविक्स वाले पार्ट में से दोनों चैप्टर हटाए गए हैं। चैप्टर 2 संविधान निर्माण, जो संविधान निर्माण में केवल दक्षिण अफ्रीका के संविधान निर्माण के बारे में वह टॉपिक हटाया गया है, ठीक है। और चैप्टर 5 में से लोकतांत्रिक अधिकार के बारे में ये चैप्टर डिलीट किया गया है, ठीक है, डेमोक्रेटिक राइट्स के बारे में। बाकी सारा सिलेबस हमें कवर करना है, ठीक है। इसके अलावा इकोनॉमिक्स का पार्ट है, इकोनॉमिक्स के पार्ट में से जो हटाया गया है वो टॉपिक आपको इकोनॉमिक्स वाले सर बताएंगे, ठीक है। अब हम इसमें से जो ज्योग्राफी का पार्ट है, सबसे पहले ज्योग्राफी का पार्ट स्टार्ट करेंगे। बच्चों इसमें से जो ये ज्योग्राफी का पार्ट है अपवाह है, जो ड्रेनेज वाला चैप्टर 3 है 9th क्लास का, वो सिलेबस में से हटा दिया गया है। लेकिन हमने यहाँ इस चैनल पर जो इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट है उसमें ड्रेनेज कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए तथा 11th क्लास और 9th क्लास सभी को ध्यान में रखते हुए इस टॉपिक को कंप्लीट करवा दिया है। नॉलेज के लिए आप वहाँ देख सकते हैं। और इसके बाद में अगला टॉपिक है ज्योग्राफी का अपवाह के बाद में जलवायु, ठीक है। जलवायु के बारे में हम चर्चा करेंगे। और इससे पहले चैप्टर 1 और 2 जो कि भारत का आकार एवं स्थिति तथा भारत का भौतिक स्वरूप, ठीक है, इनके बारे में भी हमने इंडियन ज्योग्राफी का जो पार्ट है इसमें वहाँ पर इसमें प्लेलिस्ट में देखें, इंडियन ज्योग्राफी के पार्ट में हमने भारत का जो भौतिक स्वरूप है, भारत की स्थिति एवं विस्तार है, उनके बारे में चर्चा की। वहाँ पर देख लें इनको, दोनों ही चैप्टर को वहाँ डिटेल से बता रखा है। आगे अब हम नेक्स्ट टॉपिक की जो चर्चा करेंगे वो है जलवायु। देखिए मित्रों, देखिए बेटा, जलवायु, ठीक है, क्लाइमेट। सबसे पहले हम जलवायु की डेफिनेशन को समझने का प्रयास करेंगे। जलवायु क्या किसे कहते हैं? देखिए, जलवायु और मौसम, मानसून, ये सब क्या है, इन शब्दावलियों के बारे में चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ेंगे कि जो अल्पकालिक वायुमंडलीय दशाओं को योग, अल्पकालीन वायुमंडलीय जो क्रियाएं होती है उन्हें क्या कहा जाता है? मौसम कहा जाता है, ठीक है, ठीक है। अल्पकालीन वायुमंडलीय, अल्पकालीन वायुमंडलीय क्रियाएं, या गतिविधियां अल्पकालीन वायुमंडलीय क्रियाओं को क्या कहा जाता है? मौसम कहा जाता है। अल्पकालीन वायुमंडलीय क्रियाओं या गतिविधियों को मौसम कहा जाता है। और दीर्घकालीन वायुमंडलीय दिशाओं के योग को, जबकि जलवायु दीर्घकालिक वायुमंडलीय दशाओं के योग को, दीर्घकालिक वायुमंडलीय दशाओं के योग को क्या कहा जाता है? जलवायु कहा जाता है, ठीक है। अर्थात जो मौसम होता है, मौसमी घटनाएं, दिन में कभी तापमान कम होता है, कभी तापमान अधिक होता है, कभी बादल बन जाते हैं, कभी मौसम साफ रहता है और कभी बरसात हो जाती है, कभी एकदम क्या हो जाते हैं, तेज़ धूप निकल आती है। तो वो सभी गतिविधियां क्या होती है? मौसमी गतिविधियां होती है। जबकि एक लंबी समय अवधि के दौरान, एक विशाल क्षेत्र पर लंबे समय अवधि के दौरान मौसम की अवस्थाओं एवं विविधताओं का जो योग होता है वहाँ का, वो एक समान होता है, ठीक है। लंबे समय तक, लगभग 30-40 वर्ष तक या 25-30 वर्ष तक, एवरेज 30 वर्ष तक, ठीक है, एक विशाल क्षेत्र पर एक जैसा ही मौसम रहे,
एक जैसा ही मौसमी अवस्थाएं एवं विविधताओं को ही क्या कहा जाता है, विविधताओं के योग को जलवायु कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर मौसम, इसमें मानसून शब्द है, यहाँ पर मौसम और जलवायु ये मानसून से जुड़े हुए हैं, मानसून शब्द है। ठीक है, मौसम मानसून से बना हुआ है। मानसून शब्द की उत्पत्ति, इसकी उत्पत्ति किससे हुई है? अरबी भाषा के, मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के किससे हुई है? मौसिम से। अरबी भाषा के मौसिम से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है? शाब्दिक अर्थ क्या है? मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसिम से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है? मौसम। ठीक है, तो मौसम किससे बना है? मूल रूप से मानसून से। ठीक है, मानसून पर निर्भर होता है। ठीक है, तो मानसून का अर्थ एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन है। ठीक है, तो मानसून की डेफिनेशन हो गई, एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतुवत परिवर्तन। ठीक है, ऋतुवत परिवर्तन या ऋतु के अनुसार परिवर्तन एक वर्ष में या एक वर्ष के दौरान मौसम की, एक वर्ष के दौरान या एक वर्ष में वायु की दिशा में, वायु की दिशा में ऋतुवत परिवर्तन, ऋतुवत या ऋतु के अनुसार, ऋतु के अनुसार परिवर्तन। ठीक है, ऋतु के अनुसार परिवर्तन, यही क्या कहलाता है? यही क्या कहलाता है? मानसून। ठीक है, मानसून कहलाता है। ठीक, अब यहाँ पर ये मानसूनी जलवायु है। मानसूनी जलवायु वर्ष भर पवनों के प्रभाव रहता है इन पर, मानसूनी जलवायु पर वर्ष भर पवनों का प्रभाव रहता है। ठीक है, कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरने के कारण कर्क रेखा के उत्तर में स्थित उत्तर भारत में जो जलवायु पाई जाती है वहाँ शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, जबकि कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र में कैसी जलवायु पाई जाती है? भारत में उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। ठीक है, तो वर्ष भर इन मानसूनी पवनों का प्रभाव रहता है, जिस कारण से यहाँ पर मानसूनी जलवायु पाई जाती है। ठीक है, बात करें यहाँ पर आगे, भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु क्यों कहा जाता है? क्योंकि एशिया में इस प्रकार की मानसून जलवायु मुख्यतः दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व में पाई जाती है। ठीक है, एशिया महाद्वीप में जो इस प्रकार की मानसून प्रकार की जलवायु कहाँ पर पाई जाती है? दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व में, दक्षिण पूर्व में। ठीक है, मानसून प्रकार की जलवायु दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व में पाई जाती है। कौन से महाद्वीप में? एशिया महाद्वीप में। ठीक है, एशिया महाद्वीप में। ठीक है, तथा इनमें सामान्य प्रतिरूप में लगभग एक रूपता होते हुए भी देश की जलवायु अवस्था में स्पष्ट प्रादेशिक भिन्नताएं हैं। ठीक है, गर्मियों में राजस्थान के मरुस्थल में कुछ स्थानों का तापमान लगभग कितना होता है? 50 डिग्री सेल्सियस, लगभग 50 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, राजस्थान के जो मरुस्थल का जो कुछ भाग है, मरुस्थलीय क्षेत्र, जैसे राजस्थान में स्थित जैसलमेर ज़िले में, ठीक है, वहाँ पर 50 डिग्री सेल्सियस, जैसलमेर, जोधपुर, ठीक है, वहाँ पर 50 डिग्री सेल्सियस से या उससे भी अधिक पहुँच जाता है। जबकि जम्मू कश्मीर में, ठीक है, ये राजस्थान में, जबकि जम्मू कश्मीर में तापमान में क्या हो जाता है? 20 डिग्री सेल्सियस से तक रहता है। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में, जम्मू कश्मीर के पहलगांव में तापमान 20 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। ठीक है, और यहाँ पर सर्दी की रात में जम्मू कश्मीर में तापमान क्या है? तापमान -45 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है।
जम्मू कश्मीर के द्रास में, ठीक है, जम्मू कश्मीर के द्रास में यहाँ पर तापमान -45 डिग्री तक पहुँच जाता है, ठीक है। गर्मी के समय में भारत में ही एक स्थान तो ऐसा है जहाँ पर जैसे राजस्थान में वहाँ पर 50 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुँच जाता है, जबकि जम्मू कश्मीर के पहलगांव में 20 डिग्री सेल्सियस तक ही तापमान पहुँच पाता है, ठीक है। जबकि सर्दियों में जम्मू कश्मीर के ही द्रास में -45 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुँच जाता है, जबकि केरल के तिरुवनंतपुरम में यह तापमान क्या है 22 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच पाता है, ठीक है, 22 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। कहाँ पर? केरल के तिरुवनंतपुरम में। क्यों? क्योंकि कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है और वहाँ पर टेम्परेचर क्या होता है, हमेशा अधिक होता है। सूर्य जो चमकता है कर्क रेखा और मकर रेखा के लगभग मध्य में चमकता है, इसी कारण से वहाँ पर टेम्परेचर में इतना फर्क नहीं पड़ता है। और वहाँ पर सर्दी के समय भी तापमान लगभग कितना रहता है, एवरेज 22 डिग्री सेल्सियस के लगभग रहता है, ठीक है। देखिए बेटा, आपको पता होगा कि कुछ क्षेत्रों में दिन और रात के तापमान में बहुत अधिक अंतर होता है। दिन और रात का जो तापमान होता है, टेम्परेचर होता है, उसमें क्या होता है, बहुत अधिक अंतर हो सकता है, या अंतर हो जाता है। जैसे थार के मरुस्थल में दिन का तापमान, जैसे थार मरुस्थल में दिन का तापमान कितना हो जाता है, 50 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर पहुंच जाता है, या 50 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है, ठीक है, या इससे भी ऊपर हो सकता है, ठीक है। लेकिन जबकि उसी रात में, ये तो दिन में है, ठीक है, और उसी रात में अगर बात करें थार डेजर्ट में, ठीक है, थार डेजर्ट में, तो यह तापमान एकाएक गिर करके कितना हो सकता है, 15 डिग्री सेल्सियस या इससे भी कम पहुंच सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से भारत के अलग अलग क्षेत्रों में दिन और रात के जो तापमान में अंतर होता है, तापीय अंतर, अगर बात करें कि सबसे अधिक तापीय विभिन्नता कहाँ पर पाई जाती है, तो भारत में, यहाँ पर भारत में राजस्थान में थार के मरुस्थल में सर्वाधिक तापीय विभिन्नता पाई जाती है, जिसमें दिन के समय तापमान वहाँ पर सूर्य के ताप के कारण दिन में मिट्टी तप करके यहाँ पर तापमान कितना हो जाता है, 50 डिग्री सेल्सियस या इससे भी अधिक हो जाता है, लेकिन रात में यह 15 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुँच सकता है, ठीक है, इससे भी नीचे पहुँच सकता है, ठीक है। आपको पता होगा स्थल भाग जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा होता है, तो वहाँ पर रेतीली मिट्टी, रेत होने के कारण टेम्परेचर अधिक हो जाता है दिन में और रात में एक गिर जाता है, ठीक है, ठीक है। जबकि उसी रात अगर देखते हैं आगे दूसरा केरल की ओर, या केरल या अंडमान निकोबार में, ठीक है, केरल एवं अंडमान निकोबार द्वीप में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करते हैं, तो वहाँ पर दिन और रात का तापमान क्या है, यहाँ पर दिन एवं रात का तापमान क्या होता है, यहाँ पर लगभग एक समान रहता है, लगभग एक समान पाया जाता है, एक समान रहता है, ठीक है। मतलब कुछ क्षेत्रों में तो तापमान में तापीय अंतर बहुत पाया जाता है, एक ही क्षेत्र में दिन और रात में भी तापमान में इतना अंतर पाया जाता है कि दिन में तो तापमान लगभग 50 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल है यहाँ पर थार का मरुस्थल, वहाँ पर 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, जबकि उसी रात में वहाँ का टेम्परेचर कितना हो जाता है, गिरकर 15 डिग्री सेल्सियस तक आ जाता है। तो एक ही स्थान पर तापीय विभिन्नता पाई जाती है, ठीक है। दूसरी तरफ हम बात करें केरल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, तो वहाँ पर दिन और रात का तापमान लगभग क्या पाया जाता है, एक समान पाया जाता है, ठीक है, ठीक है। उसी प्रकार से जैसे ताप में विभिन्नता पाई जाती है, उसी प्रकार से यहाँ पर वार्षिक वर्षण या वर्षा में भी विभिन्नता पाई जाती है। एक तरफ हम देखते हैं कि मेघालय में वार्षिक वर्षण, मेघालय में हम बात करें अगर वार्षिक वर्षा की, तो यहाँ पर वार्षिक वर्षा लगभग 400 सेंटीमीटर से भी क्या होती है, अधिक होती है, ठीक है, 400 सेंटीमीटर से अधिक, ठीक है। जबकि लद्दाख एवं पश्चिमी राजस्थान में यह
10 सेंटीमीटर से भी कम होती है। लद्दाख एवं पश्चिमी राजस्थान में वर्षा 10 सेंटीमीटर से भी क्या होती है, कम, ठीक है, कम होती है, ठीक है। तो इस प्रकार देश के अधिकतर भागों में जून से सितंबर तक वर्षा होती है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में जैसे तमिलनाडु पर अधिकतर वर्षा अक्टूबर और नवंबर में होती है, ठीक है, अक्टूबर और नवंबर में होती है। ये किस कारण से? जलवायु गतिविधियों के कारण से। अलग अलग स्थानों पर जो तापमान है वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों को क्या करती है, इसको तापमान को प्रभावित करती है। ऐसी स्थिति में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग सिचुएशन पाई जाती है, ठीक है। आगे हम इसी का को ध्यान में रखते हुए ये जो अलग अलग विविधताएं पाई जाती है ये किस प्रकार से पाई जाती है, भारत की जलवायु सभी जगह एक समान क्यों नहीं पाई जाती है, इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, इनके बारे में आगे चर्चा करेंगे। और इसी के साथ जो जलवायु नियंत्रण है, ठीक है, जलवायु नियंत्रण किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले 6 प्रमुख कारक होते हैं, जिनमें अक्षांश, किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने में प्रमुख जो नियंत्रित करने वाले प्रमुख कारक है, जिसमें अक्षांश, समुद्र तल से ऊंचाई, धरातल की समुद्र तल से ऊंचाई, ठीक है, वायुदाब एवं पवन तंत्र, वायुदाब एवं पवन तंत्र, वायुदाब एवं पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं एवं उच्चावचीय लक्षण, ये सभी क्या करते हैं, किसी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं, प्रमुख कारक होते हैं, ठीक है। इसी के आगे है पृथ्वी की जो गोलाई के कारण सूर्य से प्राप्त ऊर्जा की मात्रा अक्षांशों के अनुरूप क्या होती है, अलग अलग पाई जाती है, अलग अलग अक्षांशों पर अलग अलग पाई जाती है। क्यों? क्योंकि सूर्य जो चमकता है, सर्वाधिक सूर्य का प्रकाश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य होता है, ठीक है। सूर्य सदैव कहाँ पर चमकता है, कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य में चमकता है। ऐसी स्थिति में जब सूर्य की किरणें अक्षांशों का मान बढ़ता जाता है तो सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती जाती है, तापमान में तो कमी होती जाती है और अक्षांशों का मान बढ़ता जाता है। अर्थात हम विषुवत रेखा से ज्यों ही हम ध्रुवों की ओर गति करते हैं तो सूर्य की किरणें क्या होती है, तिरछी पड़ने लगती है, जिससे तापमान में कमी आती है। तो सूर्य की ऊर्जा की जो मात्रा है अक्षांशों के अनुसार अलग अलग स्थानों पर अलग अलग पाई जाती है, ठीक है। या यूँ कहें कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर चलते हैं तो तापमान में क्या होती जाती है, अक्षांशीय मान के अनुरूप उसके विपरीत अक्षांशों का मान बढ़ने के साथ साथ तापमान में कमी होती जाती है, ठीक है। इसी कारण से इसी के परिणाम स्वरूप विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर सामान्यतः टेम्परेचर घटता जाता है, ठीक है। और ऊंचाई की बात करें, अगला है ये ऊंचाई, ठीक है। ऊंचाई में क्या है कि जो ही कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर जाता है तो वायुमंडल की सघनता क्या हो जाती है, कम हो जाती है और तापमान घट जाता है, ठीक है। प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर 165 मीटर की ऊंचाई पर टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, टेम्परेचर में कमी आ जाती है, ठीक है। प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान लगभग 1 डिग्री सेल्सियस घट जाता है, ठीक है। फिर उसी प्रकार से वायुदाब एवं पवन तंत्र भी क्या होता है, अक्षांश और ऊंचाई पर निर्भर करता है, ठीक है। किसी भी क्षेत्र का वायुदाब और पवन तंत्र भी अक्षांश और ऊंचाई पर निर्भर करता है और समुद्र का जलवायु पर काफ़ी समान सा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती है तो क्या होता है, उसका प्रभाव भी कम होता चला जाता है एवं मौसमी अवस्थाओं को लोग क्या करते हैं, विषम महसूस करने लगते हैं, ठीक है। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार से महसूस करने लगते हैं, ठीक है। इसे ही महाद्वीपीय अवस्था भी कहा जाता है, ठीक है। मतलब गर्मी में बहुत अधिक गर्म और सर्दी में बहुत अधिक ठंडा लगने लगता है, ठीक है। इसके बाद में महासागरीय धाराएं जैसे कि समुद्र तट से चलने वाली जो हवाएं हैं उन हवाओं के साथ तटीय क्षेत्रों को प्रभावित करती है। जो समुद्र में जो धाराएं चलती है, समुद्री धाराएं, वो क्या करती है, तटीय क्षेत्रों को प्रभावित करती है, ठीक है।
और तटीय क्षेत्रों को प्रभावित करने के कारण जहाँ जिन स्थानों पर, जिन तटीय क्षेत्रों पर गर्म जलधाराएँ बहती है, या जिन क्षेत्रों पर या जिन तटों पर ठंडी जलधाराएँ बहती है, वहाँ पर वह तट क्या हो जाता है, गर्म जलधारा चलने वाले तट पर तो वहाँ का तट क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, और जिस तट पर ठंडी जलधारा चलेगी महासागरों में, वहाँ का तट क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। ठीक है, इसी कारण से आपने देखा होगा कि जो महासागरीय धाराएं महाद्वीपों के जिन तटों पर ठंडी जलधारा चलती है, ठीक है, वहाँ पर अधिकांशतः महाद्वीपों के उन तटों पर क्या है, अधिकांशतः मरुस्थल पाए जाते हैं। ठीक है, जिस प्रकार से एग्जाम्पल हम वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करते हैं कि वर्ल्ड में जो हम विश्व का मानचित्र देखते हैं, उसमें अटलांटिक महासागर के पूर्वी तट पर और अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर कौन सी जलधारा बहती है, कनारी जलधारा। ठीक है, तो कनारी ठंडी जलधारा है, और वह ठंडी जलधारा बहने के कारण अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर मरुस्थलीय भूमि सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक है, उसी प्रकार से दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर और दक्षिणी प्रशांत महासागर के पूर्वी तट पर, वहाँ पर ठंडी पेरू या हम्बोल्ट की जो जलधारा चलती है, उसके कारण से वहाँ पर मरुस्थलीय भूमि पाई जाती है। ठीक है, तो जहाँ पर ठंडी जलधारा चलती है, वहाँ पर उन तटों पर मरुस्थलीय भूमि अधिक पाई जाती है। ठीक है, अंत में जो किसी स्थान की जलवायु को निर्धारित करने में या उसको नियंत्रित करने में उच्चावच का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। जैसे कि उच्चावच की डेफिनेशन आपको सभी को पता होनी चाहिए कि जो धरातल का ऊंचा उठा हुआ भाग है, ऊंचा या नीचे ऊबड़ खाबड़ भूभाग है, उसे ही उच्चावच कहते हैं। ठीक है, ऊबड़ खाबड़ धरातल के ऊबड़ खाबड़ भूभाग को ही उच्चावच कहा जाता है। अब ऊबड़ खाबड़ धरातल कहीं पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं मैदान है। ठीक है, तो इस प्रकार के ऊबड़ खाबड़ या ऊंचे नीचे धरातल को ही उच्चावच कहा जाता है। ठीक है, तो जैसे ऊंचे पर्वत ठंडी अथवा गर्म वायु को क्या करते हैं, अवरोधित करते हैं, उनमें बाधा डालने का कार्य करते हैं। ठीक है, जबकि इनकी ऊंचाई अधिक होने पर ये वर्षा लाने वाली जलवायु के रास्तों को रोकने में क्या होते हैं, सक्षम होते हैं। जब पहाड़ियाँ ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ होते हैं, ऊंचे पर्वत होने पर जब बादल मानसून काल के दौरान बादल समुद्र से जल लेकर के धरातल की ओर आगे बढ़ते हैं, तो उससे क्या करते हैं, ये पहाड़ियाँ मानसून को रोकने में क्या होती है, सक्षम होती है, जिसके कारण से वो क्या होते हैं, बादल बरस जाते हैं। ठीक है, बादलों से वर्षा होती है, और पर्वतों के पवनों के ढाल सूखे रह जाते हैं। मतलब जिस दिशा से मानसून आते हैं, ठीक है, तो मानसून आते समय पर्वतों से टकरा करके उस तरफ तो वर्षा कर देते हैं, लेकिन मानसून टकरा करके वर्षा करने के बाद में बादल हल्के होकर के ऊपर उठते हैं और पहाड़ों के दूसरी तरफ क्या हो जाता है, सूखा रह जाता है। ठीक है, तो वह है क्या है, पवन विमुख ढाल है, अर्थात पहाड़ों का वृष्टि छाया क्षेत्र कहलाता है, जहाँ पर वर्षा नहीं होती है, पहाड़ों को पार करते ही आगे के स्थान पर। ठीक है, आगे हमारा टॉपिक है वो इसी टॉपिक में जलवायु का जो बिंदु है, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, जिनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे बेटा। ठीक है, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।